हाँ जी। तो हम शुरू करें अपना काम, सरफेस केमिस्ट्री। नहीं, इसमें से बच्चे पता क्या करना, नो नीड। मैं जो करवा रहा हूँ ना, जैसे मैंने बायोमोलिक्यूल में बारी वालों के साथ किया ना, ये हमारा सिनोप्सिस है। पैरेलल में जो नोट्स बनेंगे ना, वो कॉपी में लिख लेना, हाईली यूजफुल होंगे। और प्रॉपर टाइम है हमारे पास, आज का, कल का, मतलब और कल का, उसके बाद का टाइम है हमारे पास। तो पैरेलल में जो मैं लिखूंगा उसको लिखते रहना बस। बाकी आपकी चॉइस है, एनसीईआरटी में मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। आओ जी, सुनना शुरू करो भाई। कहीं डाउट हो बीच में रोक लेना। टाइम हो गया ना? हाँ, 1 मिनट ऊपर हो गया। सुनो जी, इसने कहा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द नेचर ऑफ सरफेस एंड चेंज अकरिंग ऑन द सरफेस। तो हमने सबसे पहले यहां लिखा सरफेस केमिस्ट्री, फिर बीच में बताता रहूंगा कौन सी काम की बात है कौन सी नहीं है, ये किससे डील कर रही है। क्लियर? मैं इसको सिंपल वे में कर देता हूं, सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन्स, बात खत्म। और वो सरफेस से रिलेटेड फिनोमिनन है कौन कौन से? एक आपके पास शुरुआत होगी एडजॉर्प्शन से, दूसरा मूव करके जाओगे कोलोइडल पे, और लास्ट एंड होएगा आपके पास कैटालाइसिस के साथ। बस कूल होके सुनते रहना बातों को ना। तो कुल मिला के सरफेस केमिस्ट्री डील कर रही है सरफेस से रिलेटेड फिनोमिनन से। उसमें पहला एडजॉर्प्शन है, दूसरा कोलोइडल है, तीसरा आपके पास कैटालाइसिस है। इतनी बात क्लियर हुई? तो इस पैराग्राफ की अब हमारे पास कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। वो ज्यादा ज्यादा पता क्या कह रहा है, जो इंटरफेस है ना आपके पास, जैसे ये आपके पास लिक्विड है और यहां आपके पास गैस है, तो जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस है जो दोनों फेजेस को कनेक्ट करती है, ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है। तो इंटरफेस दोनों फेज को, दो फेज को कनेक्ट कर रही है। उसने कहा इंटरफेस और सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेटिंग द बल्क फेज बाय अ हाइफन। जैसे यहां लिक्विड लिखा हुआ है, यहां हाइफन गैस लिखा हुआ है, और करके क्या लिख सकते हो, लिक्विड, और यहां लिख सकते हो स्लैश। तो या तो उसको हाइफन से सेपरेट कर दो या हाइफन से सेपरेट कर दो। जबकि अब सोचो ना, इसका नीट में क्या क्वेश्चन बनेगा, तो आप भी समझदार हो। क्लियर? इसमें नीट में कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन पढ़ना जरूरी है, कनेक्टेड होंगी चीजें। तो इस पेज पे है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन, एडजॉर्प्शन, कोलोइड, कैटालाइसिस। चलो जी, अब उसने कहा गैस गैस के अंदर, गैस गैस के अंदर कंप्लीट मिसिबिलिटी है। क्लियर? कंप्लीट मिसिबिलिटी है, कंप्लीट मिसिबिलिटी है। इस कंप्लीट मिसिबिलिटी की वजह से इसके अंदर कोई भी सेपरेट लेयर नहीं बन सकती। ये ऑलवेज क्या बनाएगा, होमोजिनस। क्लियर? तो इसके अंदर कोई भी इंटरफेस नहीं आती है, नो इंटरफेस, नो इंटरफेस। ठीक होगी बात? तो इसने क्या कहा है, द इंटरफेस इज नॉर्मली अ फ्यू मोलिक्यूल। ये भी बहुत अच्छी लाइन है। कई बार कोई असर्शन रीजन बन जाए, कोई ट्रू फॉल्स बन जाए, तो आपसे पूछेगा ये जो इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस है, मैंने कहा जी इसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम मोलिक्यूल्स की है। ये देखो, फ्यू मोलिक्यूल्स की थिकनेस है, क्योंकि इंटरफेस पे सारे मोलिक्यूल थोड़ी होंगे, तो बल्क में। तो यहां बहुत कम मोलिक्यूल्स हैं, फ्यू मोलिक्यूल्स। कहां पर? ऑन द इंटरफेस। क्या कहा उसने, इंटरफेस इज नॉर्मली अ फ्यू मोलिक्यूल थिक बट इट्स एरिया। वो तो श्योर है कि अगर मोलिक्यूल बड़े बड़े तो एरिया बढ़ जाएगा, अगर मोलिक्यूल छोटे हैं तो एरिया कम हो जाएगा। एरिया लार्ज मोलिक्यूल्स में क्या होएगा, ज्यादा। और अगर यही मोलिक्यूल यहां स्मॉल आ जाए, तो स्मॉल मोलिक्यूल के केस में ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल, मतलब लेस। हो सकता है आपको ये बात दिमाग में सेट हुई हो मैंने क्या बोला। गैसेस में इंटरफेस नहीं होता, बाकी सब जगह इंटरफेस हमें ऑब्जर्व हो सकता है। अगर इन दो पेज पे आपकी यस हो तो मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि कनेक्टेड होंगी चीजें। चलो, अब हम एग्जैक्ट हमारे काम पे आ गए। यहां मैंने लिखा जी एडजॉर्प्शन, ठीक है। इसको लिख दिया सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन, सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन, ठीक है। इसके अंदर दो बातें होंगी, इसमें दो। एक होएगा एडजोर्बेट,
दूसरा होएगा एडजोर्बेंट। ठीक है जी, ये 8। अब जो एडजोर्बेट है और एडजोर्बेंट है, सबसे पहले मैं एडजोर्बेंट पे काम कर लूं। इसको बड़ा सिंपल वे में बोलना पड़ता है, सरफेस प्रोवाइडर। कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी होती। कल मैंने बोला था एक बच्चे को, जब वो कह रहा था याद करना पड़ेगा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, क्लियर, समझ लेना बस। एडजॉर्प्शन में सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन है, इसमें एक होएगा एडजोर्बेंट, दूसरा होएगा एडजोर्बेट, क्लियर। जो एडजोर्बेंट है वो सरफेस प्रोवाइडर है। जैसे आपके पास कोई सिलिका जेल हो गया, कोई एल्यूमिना जेल हो गया, कोई आपके पास इसी में चारकोल हो गया, ये सब सरफेस प्रोवाइडर है। और जो एडजोर्बेट है, अब सिलिका जेल पे मान लो वोटर एडजोर्ब हुआ, तो इसीलिए एडजोर्बेट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, गेट्स एडजोर्ब्ड, बस इनफ। बात खत्म। तो आपको ये पैराग्राफ भी अब पढ़ने की नीड नहीं, यही मैं कह रहा था आपसे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना के रखना, बातें सारी समझ में आ जाएंगी। एडजॉर्प्शन सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन है, इसमें एडजोर्बेट होएगा, एडजोर्बेंट होएगा। एडजोर्बेट जो एडजोर्ब होने वाला है, अगर आप इसको और कम करना चाहते हो तो मेरे पास उसका भी तरीका है। लो जी, तो यहां मेरे पास इसको मैंने क्या बोल दिया 8, और इसको मैंने क्या बोल दिया ENT। इससे भी बात समझ में आ सकती है। चारकोल एडजोर्बेंट है और उस पे वोटर या कोई कलर अगर एडजोर्ब हो गया तो एडजोर्बेट है। इज इट? चलो, हाँ, फिर एक फाइनली रिवीजन पे फिर आ जाएंगे। उसने कहा जी एक्सप्लेनेशन दो, मैंने कहा जी दे देते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसका एक्सप्लेनेशन जो मेरे पास है वो सिर्फ 3 वर्ड्स का है। एक मेरे पास है रेजिडुअल फोर्सेस, और दूसरा मेरे पास है इम्बैलेंस्ड फोर्सेस, क्लियर, या फिर फ्री वैलेंसीज। बस कहानी खत्म। अब अगर तुम थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में जानते हो, 11वीं क्लास में था शायद, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर, वहां था आपके पास सरफेस टेंशन, ठीक है। यहां जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होएगा, जो मॉलिक्यूल बल्क में होएगा, ये मॉलिक्यूल बल्क का है, ये मॉलिक्यूल सरफेस का है, ठीक है। जो बल्क का मॉलिक्यूल है वो सब तरफ सेम टाइप के फोर्सेस से, सेम टाइप के मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। तो यहां जो इसको एफ नेट लगेगा वो 0 होएगा। लेकिन जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो फाइनली नीचे की तरफ सेम मॉलिक्यूल्स है ना, तो यहां जो एफ नेट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब एक्चुअल में होता क्या है, सरफेस का जो मॉलिक्यूल है ना, वो अपने एफ नेट को 0 करने के चक्कर में, एफ नॉन 0 है, इसको 0 करने के चक्कर में जो भी इसके टच में आएगा ना, यहां वाला जो भी यहां इसके टच में आएगा उसको रिटेन करना शुरू करेगा। तभी तो कह रहा हूं कि मेरे को बल्क के अंदर एफ नेट 0 मिला तो ये तो बैलेंस फोर्स है। लेकिन मुझे सरफेस पे क्या मिला, इम्बैलेंस्ड फोर्स मिला। मुझे फ्री वैलेंसीज भी मिल सकती हैं, लेकिन वो मिलेंगी कहां पर, सरफेस में। तो एफ नेट 0 को, एफ नॉन 0 को 0 करने के चक्कर में इसके टच में जो भी आएगा रिटेन्स द सबस्टांस, और वो सबस्टांस बल्क में नहीं जाएगा बच्चे, वो कहां रहेगा, ओनली ऑन सरफेस। वो कहां रहेगा, ओनली ऑन सरफेस। बस इसी फिनोमिनन को आपने क्या नाम दे दिया, एडजॉर्प्शन। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, सारा मैंने समरी इसमें लिख दी है। द एटम्स और मोलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड सरफेस बिहेव लाइक द सरफेस मोलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड, दीज आर नॉट सराउंडेड बाय एटम्स और मोलिक्यूल्स ऑफ देयर काइंड। जो मेरे पास सरफेस का है उसके पास जो सराउंडेड मोलिक्यूल्स है वो सेम तो है नहीं, therefore they have unbalanced or residual attractive forces on the surface. These unbalanced forces on the solid surface make it quite reactive. Gases or dissolved substances are attracted towards to and retain on the surface in order to satisfy the unbalanced forces. तो मैंने इसको पूरा समराइज करके अपने वर्ड्स में डाल दिया। सरफेस एफ नेट नॉन जीरो है, इस एफ नेट नॉन जीरो को 0 करने के लिए जो भी इसके टच में आएगा उसको क्या करेगा, ये रिटेन करेगा। और रिटेनिंग प्रोसेस का नाम ही क्या आपके पास, एडजॉर्प्शन। बोलो जी। चलो आगे बढ़े फिर हम लोग। फ्री वैलेंसी, जैसे आपके पास निकल है या पीटीपीडी है, क्लियर, ये इनकी फ्री वैलेंसीज है ना, जो ये फ्री वैलेंसीज, यहां ये हाइड्रोजन को
अपनी सरफेस पे फिजिकली, बाद में केमिकली क्या कर लेंगे, एडजॉर्ब। तो ये फ्री वैलेंसीज है जो किसी भी मेटल की सरफेस पे ऑलवेज अवेलेबल मिल जाएंगी आपको, ये फ्री वैलेंसीज। हाँ जी, एग्जाम्पल्स में जाना है, तीनों एग्जाम्पल, चारों एग्जाम्पल को मैं एक एक करके यहां लिखने जा रहा हूं, ठीक है जी। मान लो किसी कंटेनर के अंदर, कूल होके सुनते रहना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। और इस शॉर्ट टाइम में भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी की आपको टाइम प्रॉपर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ गैसेज है, ओके। यहां इसको मैंने चारकोल के टच में लेकर आया, ओके। यहां प्रेशर था मान लो 10 एटीएम इन गैसेस की वजह से। अब मैंने जैसे ही चारकोल के टच में इसको रखा, जैसे ही मैंने इसको चारकोल के टच में रखा, ये चारकोल है, तो हुआ पता है क्या, यहां का प्रेशर, जो गैसेस का प्रेशर था वो डाउन आ गया। मीन दिस प्रेशर इज लेस देन 10 एटीएम। मैंने कहा जी गैसेस कहां गई, तो पक्का गैसेस इस पे एडजॉर्ब हो गई हैं, ठीक है ना। अब इसको, इस एग्जांपल को तुम पढ़ लेना, मैंने इसकी समरी बना दी है यहां पर। गैसेस जब किसी चारकोल के टच में आएंगी, जब भी किसी एडजॉर्बेंट के टच में आएंगी, तो उस कंटेनर का प्रेशर कम हो गया। और प्रेशर कम हुआ मतलब क्या हुआ होगा, पक्का एडजॉर्प्शन हुआ होगा। सिमिलरली आपके पास कोई भी एक सॉल्यूशन है जिसमें कलर होता है, ऑर्गेनिक डाई, क्लियर, ये कलरिंग मटेरियल है, ये कलर्ड मटेरियल है, क्लियर। जैसे फिनोल्फथलीन टाइप से होते हैं ना ये इंडिकेटर्स, ऐसे मिथाइलिन ब्लू, ऐसे आपके पास, अगर आपने कभी शिफ रिएजेंट पढ़ा हो, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ये सब कलर्ड मटेरियल है। तो जब आप इसको एनिमल चारकोल, बोन चारकोल, कोकोनट चारकोल के टच में लेकर आते हो, तो इसका कलर उड़ जाएगा, कलर डिसअपियर। तो कलर डिसअपियर होने की वजह क्या है, कलर इज एडजॉर्ब्ड बाय चारकोल। तो यहां भी कौन प्रोसेस चला, एडजॉर्प्शन। सिमिलरली आपने कहा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रो शुगर, आप देखो एक होता है गुड़, एक होती चीनी, लेकिन गुड़ और चीनी में फर्क क्या है, गुड़ का आप जैगरी बोलते हो ना, गुड़ को आप क्या करो, बार 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 रिफाइन करो तो चीनी बन जाती है। तो उस पूरे प्रोसेस में आपने क्या किया, जो अनडिजायर्ड कलर थे, रो शुगर, उसको आप एनिमल चारकोल, बोन चारकोल के टच में लेकर आए। बोन चारकोल हाईली पोरस होता है, बोन चारकोल हाईली पोरस होता है, उसमें पूरा की पूरा सरफेस एक्टिव है, उस पे इम्बैलेंस फोर्सेस है। तो रो शुगर का जो आपके पास अनडिजायर्ड कलर था, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आपको व्हाइट शुगर देखने में अच्छी लगती है, हेल्दी वेल्दी बात की बात है, वो बात की बात है, अभी फिलहाल कलर यहां डिसअपियर हो गया। और जितनी रिफाइंड शुगर होगी, जितनी रिफाइंड शुगर होगी, उतना उसका कलर ब्राइट, उतना व्हाइट 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 होता चला जाएगा, चमकने लगेगी वो। ट्रिपल फिल्टर्ड, डबल फिल्टर्ड, और लेस फिल्टर्ड होगी तो हल्का येलो कलर होगा उसके अंदर, और बिल्कुल फिल्टर नहीं होगा तो गुड़ वाला कलर होगा, जैगरी वाला कलर, ठीक है भाई। और इसके बाद मेरे पास, अगर मेरे सराउंडिंग में मॉइस्चर है, वैसे तुम्हारे पास जो, जब स्कूल जाते थे ना, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, तब जब तुम चौथी पांचवी छठी में, तो बोतल लेके जाते थे, मम्मी बोतल देती थी ना, उसके अंदर ना एक सिलिका जेल का पाउच पड़ा रहता था। वो सिलिका जेल क्या करता है, जब पानी वानी पी लेते हो ना, तो उसके अंदर जो मॉइस्चर बचता है ना, उसको एडजॉर्ब कर लेता था वो। तो इस वजह से मॉइस्चर बचा नहीं तो स्मेल नहीं आएगी बोतल में से। एक कमरा पड़ा 10-12-15 दिन से, उसके अंदर ना कई बार मॉइस्चर की वजह से स्मेल आने लगती है। अगर उसके अंदर आप सिलिका जेल रख के चले जाओ, तो वो सारा सिलिका जेल क्या करेगा, मॉइस्चर को एडजॉर्ब करता रहेगा, सिलिका जेल। तो फिर मॉइस्चर की वजह से, मॉइस्चर से फंजाई भी आने लगती है, तो सिलिका जेल क्या करेगा, इस पूरे के पूरे मॉइस्चर को, पानी को क्या कर लेगा, एडजॉर्ब, ठीक है जी। तो ये कई सारे एग्जांपल हो गए, मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे सारा रिवीजन। गैस प्रेशर डिक्रीजेस ड्यू टू चारकोल, डाइस disappear their color due to adsorption, raw sugar disappear its color due to adsorption, moisture gets adsorbed due to adsorption, simple। ये नहीं लिक्विड है, हाँ यार, जिससे वो चुन्नियां मुन्नियां नहीं रंगाते, सिंपल वो जो मार्केट में रहते हैं, वो ऑर्गेनिक डाइज ही होती हैं, सारी की सारी डाइज ही सारी वो।
है ना, वो चारकोल वारकोल के टच में लेकर आओ। सिंपल ना, इंक यार, डाइज तो है, इंक हुई जो हमारे मार्कर में, स्केच में, इनमें जो डलेगा कलर, वो डाइज ही और है क्या। कल ना एक गूगल पे मैं सर्च कर रहा था किसी का एड्रेस, तो वहां एक लिखा हुआ था, नेम था बंदे का, आगे लिखा था डाइस क्लियर, इसका मतलब वो कलर वलर करता था, लेकिन स्पेलिंग ये लिख रखी थी उसने। तो मैंने कहा ये बंदा ना पक्का बंदे मारता होएगा। तो जो देखा, वो एक्चुअल में कलरिंग की शॉप थी, वहां कलर करते थे, तो लेकिन उसने स्पेलिंग ये लिख रखी थी। हाँ जी। तो परफेक्ट लाइन है। और बोलते भी कुछ लोग स्नेक्स ही है। आज मैं स्नेक्स का क्या आया हूँ। हाँ, जगह 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 बदलती है ना, थोड़ा टंग बदल जाता है। जैसे ना यहाँ हम बोलते हैं फेल होना, और अगर आप राजस्थान की तरफ निकल जाओ तो बोलते हैं फैल होना, है ना। हाँ, वो जिससे ही बात, हाँ वही बोलते हैं ना। कल वो एक उस अर्बन क्लैब से मैंने बंदा बुलाया, वो कहता भाई साहब कौन से फ्लोर पे रहते हो। तो मैंने कहा फ्लोर तो पता नहीं है, फ्लोर तो मुझे पता है। चलो नॉर्मल बात थी, पीछे चलते हैं। इस पेज पे कोई डाउट नहीं है बच्चे। सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन। चलो जी। उसके बाद गैस गैस कंप्लीट मिसिबल है, होमोजेनस कोई इंटरफेस नहीं है, और इंटरफेस फ्यू मॉलिक्यूल्स थिक होती है क्योंकि है एक पतली सी लेयर जो सिर्फ सेपरेट करती है। एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेट है, एडजॉर्बेंट सरफेस प्रोवाइडर है, एडजॉर्बेट जो एडजॉर्ब हो रहा है। अब उस चीज को जानने के लिए मेरे पास पहले रीजन जानना था। रीजन ये था कि सरफेस पे एफ नेट जीरो नहीं है, उसको जीरो करना हो तो तरीका क्या आपके पास कि उसके टच में जो भी आएगा उसको वो रिटेन करना शुरू कर दे। कोशिशें कर रहा है वो एफ नेट जीरो करने की, जैसे बल्क में होता है। ठीक है जी। तो अगर आपको सिंपल वर्ड का व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, तो आपको सिर्फ ये 3 वर्ड्स उठाने हैं बस, और कुछ नहीं बोलना आपने इसके अलावा। ठीक है जी। ये फिजिक्स वाले मॉडल से समझा दिया कि एफ नेट बल्क के अंदर जीरो है, सरफेस पे एफ नेट जीरो नहीं है, उसको जीरो करना है उसने। चलो इसके बाद एग्जांपल। तो इसमें मुझे पता चला जो गैस है वो एडजॉर्बेट है, चारकोल एडजॉर्बेंट है, ऑर्गेनिक डाइज एडजॉर्बेट है, चारकोल एडजॉर्बेंट है, रो शुगर का कलर वो एडजॉर्बेट है, और एनिमल बोन चारकोल एडजॉर्बेंट है, मॉइस्चर एडजॉर्बेट है, और सिलिका जेल एडजॉर्बेंट है। ये सिंपल सी लाइन है। बोलो जी। चलो डिसॉर्प्शन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एग्जैक्टली। हाँ, चारकोल की सरफेस पे आ गया, चारकोल की सरफेस पे आ जाएगा वो, जिसको तुम डिसॉर्ब कर सकते हो इजीली, छुड़वा सकते हो उस कलर को। जैसे ऐसा समझो ना, इंक पोर्ट है तुम्हारे पास, उसमें चौक डाल दिया और तुरंत निकाल दिया, तो इंक पोर्ट के अंदर से जो कलर है ना, कलर ब्लू ब्लैक ग्रीन जो भी है, उसको वो चौक एडजॉर्ब कर लेगा, और उसको जब ड्राई हो जाए तो छुड़ा सकते हो, अलग कर सकते हो आप उसको। तो ऑर्गेनिक डाई के अंदर जो डाई है वो एडजॉर्ब की है चारकोल ने। लो जी। डिसॉर्प्शन के बारे में मेरे पास सिर्फ 2 वर्ड्स हैं, रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। इसलिए बोला था कल आपको, बस फोकस करना क्लास पे, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। जितने पेज आप इसमें ऑब्जर्व करते हो उतने नहीं है, मुश्किल से 5-4 पेज बनेंगे आपके नोट्स के अंदर। रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन इज डिसॉर्प्शन। अब एडी एबी का डिफरेंस तो आप सीधे इसकी टेबल पे जा सकते हो, क्लियर। इसको पढ़ने की नीड ही नहीं आपको, क्लियर। सीधा इसकी टेबल पे चले जाना। ये देखो ये लिखा हुआ है एडी एबी का डिफरेंस। एक तरफ एडी लिखा, दूसरी तरफ एबी लिखा। इसको लिख दिया एडी को सरफेस रिलेटेड, ठीक है। इसको लिख दिया बल्क रिलेटेड, क्लियर। ये जो एडजॉर्प्शन है ये इनिशियली फास्ट होएगा, इनिशियली फास्ट होएगा, देन आफ्टर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्लो। जबकि ये जो है ये यूनिफॉर्म रेट से चलता रहता है, क्योंकि इसमें बल्क भी इन्वॉल्व है। जैसे कॉटन पे वाटर, धीरे धीरे पूरा वाटर अंदर तक एब्जॉर्ब होएगा, एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब, क्लियर। तो सरफेस हाँ जी, बल्क हाँ जी, एडजॉर्प्शन रैपिडली इन स्टार्ट देन स्लो, एंड कॉन्सेंट्रेशन एट सरफेस। जब ये लिख दिया ना सरफेस रिलेटेड, तो आपको तीसरा पॉइंट लिखने की नीड ही नहीं है, क्लियर ना। बल्क रिलेटेड फिनोमिनन, तो इसके डायग्राम बनाकर आप समझा सकते हो, जो पीछे समझाए थे हमने। ये आपका सरफेस रिलेटेड हो गया, और ये आपका बल्क रिलेटेड हो गया।
तो सरफेस केमिस्ट्री भी फिंगर टिप्स पे आ जाएगी, थोड़ा सा बस सुनने की आदत डाल लो, काम हो जाएगा। अब डिजॉर्प्शन पूछा, रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, काम खत्म। एडीएबी का डिफरेंस समझाओ। एक बात सोचो ना, पेपर में कभी भी एबी एब्जॉर्प्शन पूछेगा क्यों? क्योंकि हम सरफेस केमिस्ट्री कर रहे हैं ना। ये तो चलो हमारा सब्जेक्ट चलता है तो हम बोलने लगते हैं, समझ पा रहे हो? पेपर वाला एब्जॉर्प्शन पे क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी नहीं पूछ सकता यार, वो क्यों पूछेगा? हाँ 12वीं क्लास में बैठे हैं ना, तो अगर एनसीईआरटी लिखती है एडीएबी का डिफरेंस तो वो पूछ लेगा, राइट द टू डिफरेंसेस इन बिटवीन एडीएबी। लेकिन नीट में जाकर वो एबी के बारे में बात भी करना पसंद नहीं करेगा, एब्जॉर्प्शन के बारे में। और एडजॉर्प्शन हम पीछे सीख ही चुके हैं कि सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन है, इनिशियली फास्ट होता है देन स्लो, इस पे और काम चलता रहेगा आगे। बोलो जी। चलो आगे बढ़ते हैं जी। क्लियर। अब एक बात और यही बोल देते हैं, ये इसका एग्जाम्पल से जैसे मैंने समझाया ना वैसे समझा दिया कि वाटर वेपर्स है, अगर कैल्शियम ऐसा ना, जब अगर तुम लोगों ने 12वीं क्लास में कोई टेक्स्ट बुक पढ़ी है ना, तो वहां क्वेश्चन था, यहां तुमने सिलिका जेल डाल दिया, ठीक है, यहां तुमने कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, ठीक है, और यहां अगर आप लोगों ने वाटर वेपर्स ले ली, ये सारा वाटर वेपर्स फैली हुई है, तो कहता है जी फिनोमिनन का फर्क बताओ, फिनोमिनन का, एडीएबी का डिफरेंस पकड़ में आ जाएगा। तो इस साइड में होएगा एडी और इस साइड में होएगा एबी। कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब करता है CaCl2.246 वाटर तक, और सिलिका जेल सिर्फ सरफेस पे एडजॉर्ब करता है। और जो हमारी बोतल्स में पाउच पड़ा रहता है, इलेक्ट्रिकल अपरेटस में भी इतने बड़े बड़े पाउच आते हैं आजकल, उसके अंदर भी सिलिका, आजकल तो वैसे भी मार्केट में बिकने लग गया सिलिका जेल। अगर आपको मॉइस्चर फील होता है तो सिलिका जेल के आप पाउच मंगा सकते हो, 1-2 किलो के आते हैं, तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, एडजॉर्ब। क्लियर। एडी प्लस एबी, इसको भी पढ़ने की ज्यादा नीड नहीं है, मैं सिंपल बात कर रहा हूं। जब दोनों कलेक्टिवली मुझे दिखने लगते हैं तो मैं उसको जॉप्शन बोल देता हूं। जनरली हम लैंग्वेज में बोलते हैं ना, इसने इसको सोख लिया, सोख लिया, तो ये सोखना हो गया। क्लियर। तो इसको पढ़ने की नीड नहीं है, बस सिंपल है, एडी एबी कलेक्टिवली इज नोन एज द जॉप्शन, SORPTION। मैंने पढ़ा हुआ इनफाइनाइट टाइम्स यार, इससे ऊपर कुछ नहीं है इसके अंदर। तो आपके लिए मैंने बिल्कुल सिंपल पैकेज दे दिया कि द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस एडी एबी, बस बात खत्म हो गई। दोनों इकट्ठे हो जाएं जब, दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर सब्सटेंस गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द अदर सब्सटेंस, बट एट द सेम टाइम इट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑन सरफेस इज मोर देन इन बल्क। तो भाई एडी और एबी हमें समझ में आ रखे हैं, तो आप नीचे जो डिफाइन कर रहे हो वो इसके अंदर है ना, एबी बल्क में भी जाएगा, एडी सरफेस पे भी रहेगा। बोलो जी, एनी कंफ्यूजन? पक्का? बोलो बोलो। सर ये आप सिनॉप्सिस से करवा रहे हैं? हाँ जी, तो मैंने जानबूझ के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए ना, जिसे समझना आसान हो जाए। ऐसे तो फिर ऐसा करो ना बच्चे, सिनॉप्सिस का ही मैं समराइज करके आपके सामने, तभी मैंने आते ही बोला था आपसे कि प्लीज राइट डाउन। क्लियर। ये मेरे पास है यहां से, तो ये देखो नंबर 1 हुआ ये, ठीक है, ये तो अगर तुम इसके नोट्स बना लो, मैं कर रहा हूं एंड तक, बिल्कुल एंड लाइन तक मैं आपको ऐसे नोट्स बना के दूंगा, और आप उसी को पढ़ना बस। कोई भी अलग वर्ड आता है तो उसको मैं फिर भी लिख दूंगा, मैं साथ साथ में पढ़े भी जा रहा हूं ताकि बच्चों को नुकसान नहीं हो। क्यों जी? समझे बच्चे? यस सर। चलो, अब यहां मेरे पास है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी एंथैल्पी मतलब एनर्जी। क्लियर। तो ध्यान से सुनना भी, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये थर्मोडायनेमिक्स का एक इक्वेशन है जिसको गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। सबसे पहले काम शुरू किया, डेल्टा एच 99.99%, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, 99.99% ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, 99.99%। कौन? एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। और हमने सॉल्यूशन भी पढ़ा हुआ है, हमने इक्विलिब्रियम भी पढ़ा हुआ है, तो आपको पता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय लो टेम्परेचर। ठीक है। तो अब सोचो कि मुझे पता है कि एडजॉर्प्शन का, या थोड़ा सा आपको चीजें वो जो हो सकता है ना पता हूं, एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस एक्शन है, अपने आप होता है। चोक को पानी में डाला, पानी एडजॉर्ब,
चोक को इंक में डाला, इंक एडजोर्ब, ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस समझते हो ना, अपने आप होता है जो, इट्स सेल्फ कैटलाइज्ड। स्पॉन्टेनियस पता है ना, अपने आप हुई, जिससे ओस्मोसिस अपने आप होता है ना। वैसे ये एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब डेल्टा जी नेगेटिव है। अच्छा, ये बात तो मैंने बताई थी तुम्हें सॉल्यूशन चैप्टर में, वहां तुमने मेरे से पूछा ही था। अब सोचो कि अगर इसको डेल्टा जी को नेगेटिव करना है, बिल्कुल ही तो है ही, डेल्टा एच भी नेगेटिव है तो, लेकिन एक बात समझो, यहां मेरे पास एक सरफेस है, उस पे कोई भी एडजोर, ये ईएनटी है और ये एटीई है, तो जब ये इस पे एडजोर्ब हुआ, बच्चे समझदार हैं, जब इस पे एडजोर्ब हुआ तो इसकी रैंडमनेस, इसकी एंट्रोपी डिक्रीज कर गई, रैंडमनेस घट गई। तो कुल मिलाकर जब डेल्टा एस की बात करोगे तो बढ़ा नहीं, कम हुआ, और कम होने के लिए क्या साइन होता है, माइनस। तो डेल्टा एस माइनस होने की वजह से ये टी डेल्टा एस हो गया। वर्ड टू वर्ड इसको 5 बार सुन लेना मेरे से, लेकिन जब क्लास फ्री हो ना तो दिमाग में और सबकॉन्शियस माइंड में घूम रही हो बातें, यार एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या, इज ऑलवेज बोल सकते हो। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, नीट में भी आया, क्लियर क्या, एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। बच्चों ने यस बोल दिया और टीचर ने भी चेक करते हुए यस बोल दिया और नंबर भी पूरे आ गए। इक्का दुक्का क्वेश्चन होंगे जहां ये एक्सो की जगह एंडोथर्मिक है। तो इसलिए समझो डेल्टा एच नेगेटिव एक्सोथर्मिक, एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा एच बाय डिफॉल्ट नेगेटिव है, टी डेल्टा एस में डेल्टा एस बच्चों को समझाया नेगेटिव है, क्यों समझो सब कुछ ही नेगेटिव है, डेल्टा जी भी, डेल्टा एच भी, डेल्टा एस भी। याद करने का तरीका, ऑल क्वांटिटीज आर नेगेटिव, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस के नेगेटिव ने पंगा डाल दिया कि तुम्हें मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस रखना ही पड़ेगा फॉर द स्पॉन्टेनिटी। अगर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस चाहते हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी शुड बी ग्रेटर देन टी। अब तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ एक ही चीज पे है, टेम्परेचर पे, तो इस टेम्परेचर की वैल्यू क्या रखो, लो, वो तो हम 3 बार पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे। एवरी एक्सोथर्मिक सपोर्टेड बाय लो टेम्परेचर। किसी बच्चे को इसको समराइज करवाना हो तो करवा सकता है। इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब ये ज्यादा होएगा, क्लियर, तभी तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। फॉर द स्पॉन्टेनिटी जो एक्सो हो ना, जैसे याद करो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते थे हम लोग, हम बोलते थे कि स्टार्ट के तीनों का सम बाद के दोनों के सम से कम होना चाहिए, है ना, तभी स्टेबल बॉन्ड बनेगा। वैसे ही इफ यू वांट टू प्रोसीड द एडजॉर्प्शन एज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, देन डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। और वो तभी हो सकता है जब हम प्रोसेस को लो टेम्परेचर पे करवाएं, जिससे टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड बाय डिफॉल्ट ही कम हो जाएगा और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने लगेगा। नहीं नहीं, होता ही नेगेटिव है, डेल्टा एस होता ही नेगेटिव है, डेल्टा एस, एच पूछ रहे थे कैसे, एस तो होता ही नेगेटिव है, कुछ कर ही नहीं सकते आप। इक्का दुक्का केस है, हाइड्रोजन ग्लास की सरफेस पे एडजॉर्ब होता है, वहां डेल्टा एस पॉजिटिव है, कुछ हाइड्रेटेड मोलिक्यूल से एडजॉर्ब होते हैं वहां पॉजिटिव है, अदरवाइज डेल्टा एस 99.9% होता ही नेगेटिव है। तभी मैंने बोला था याद करने का बढ़िया तरीका है, जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव, सारी नेगेटिव नेगेटिव है, और उसी के साथ टेम्परेचर भी बोलते इट शुड बी लेस, तो सारे नीचे की तरफ जा रहे हैं, कोई ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा। याद करने का बढ़िया तरीका हो जाएगा, डायरेक्टली सीधे बात कर पाओगे कि एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करो, आप बोलोगे 3 चीजें तो होती ही नेगेटिव है, तो टेम्परेचर भी कम ही रखो तभी एडजॉर्प्शन हो पाएगा, नहीं तो एडजॉर्प्शन नहीं होगा। ऑलवेज ऑलवेज, मैं 100% गारंटी ले रहा हूं, पेपर में क्वेश्चन बना नीट के अंदर, एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, मैं लिख देता हूं, ऑथेंटिसिटी आ जाएगी बात के अंदर, एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये एग्जाम का क्वेश्चन है और नीट ने खुद माना, हाँ बात बोल दो, इक्का दुक्का एक्सेप्शन एक्सेप्टेबल नहीं है, ऑलवेज।
तो जपनीत की बात को मेरी तरफ से यस है। आगे बढ़े भाई, कहो तो। चलो जी, अभी जितना भी मैंने बोला यहां आ गया। ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन ऑलवेज डिक्रीज इट्स रेजिडुअल फोर्सेज ऑफ सरफेस। इसको अब लिखने की नीड नहीं, पीछे हो गया सारा काम। देयर इज डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। तो इस स्टार्ट की 3 लाइनों में डेल्टा एच नेगेटिव कह रहा है, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर इज इनवेरिएबली एक्सोथर्मिक। इनवेरिएबली देखो ना, इनवेरिएबली जपनी इनवेरिएबली क्लियर। ये एक्सो इनवेरिएबली मतलब ऑलवेज, इनवेरिएबली क्लियर। तो ऊपर के 5 लाइनों का रिजल्ट ये रहा। फिर इसके अंदर सारी बात करते हुए रिजल्ट लिख गया क्या, कि डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड है टी डेल्टा एच से ग्रेटर होना चाहिए, तभी डेल्टा जी क्या आ पाएगा, नेगेटिव आ पाएगा। पीछे जो लिखा था ना बच्चे, उस पेज का काम था सारा के सारा। अगर आपने ये लिख लिया है तो मुझे नहीं लगता आप परेशान होगे कभी भी। आगे बढ़ना चाहिए। एडजॉर्प्शन के टाइप, एडजॉर्प्शन के टाइप, यहां एडजॉर्प्शन उसमें से क्वेश्चन निकाल के दूंगा क्या आ सकता है। एडजॉर्प्शन का क्लासिफिकेशन सारे बच्चों को ये तो पक्का टीचर ने याद करवाया था 12वीं के पेपर से पहले, याद कर जा, इंपॉर्टेंट है ना। फिजिकल केमिकल, 2 टाइप का एडजॉर्प्शन है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजियोजॉर्प्शन, वेंडरवाल भी बोलते हैं। केमिकल केमिजॉर्प्शन, इसको लैंगम्यूर्स भी बोलते हैं, LANGMUIR। और ये लैंगम्यूर पहले भी आया था। लैंगम्यूर लिखा है, लंगूर नहीं लिखा। क्या बात कर रहे हो यार, ओए लैंगम्यूर ये पहले भी आया था, याद है। केमिकल बॉन्ड का कोवलेंट बॉन्ड बोला था वहां, लैंगम्यूर्स कॉन्सेप्ट। कोवलेंट बॉन्ड में लिखा था लैंगम्यूर्स कॉन्सेप्ट। समझ गए जी, आगे बढ़े। लो जी, ध्यान से सुनना और समझना, क्लियर। अब हमें समझना क्या है फिजिकल, पहले इस पे बात करते हैं फिर पिछले लाइन को उठा लेंगे। फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, एक एक बात को ध्यान से सुनना और समझना। हम अपने वर्ड्स भी डालते हैं। ये वीक फोर्स है, तो वीक है तो एनर्जी भी क्या होगी, -40 से लेकर -20 से लेकर -40। डेटा ऑफ द एनसीईआरटी फॉलो करना है। जो वीक फोर्स होंगे एनर्जी भी कम निकलेगी। दूसरी बात, अगर स्ट्रोंग फोर्स होंगे तो एनर्जी भी ज्यादा निकलेगी। -80 से लेकर -240 किलो जूल पर मोल। क्या इस पे कोई क्वेश्चन बन सकता है? नाम में ही था, फिजिकल मतलब वीक, केमिकल मतलब स्ट्रोंग बॉन्डिंग। और स्ट्रोंग बॉन्डिंग तो एनर्जी ज्यादा निकली, वीक बॉन्डिंग तो कम निकली। इतनी सी कहानी है बस। ये 2 टॉपिक हुए हमारे। टेम्परेचर, अब मैंने क्या कहा, अगर मेरे पास एडजॉर्प्शन है, आप ही ने कहा था मुझे, मैंने नहीं कहा, आप ही ने कहा था, ये देखो। हाँ, एक्सोथर्मिक इज लो टेम्परेचर फेवर्ड प्रोसेस। तो मेरे भाई जब भी आप फिजिकल की बात करोगे तो मैं सिंपल लिखने को तैयार हूं। एक बात और बता दूं साथ साथ में कि मैं एडजॉर्प्शन को अब x/m से लिख रहा हूं। इसको मैं बोलता हूं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऊपर होता है मास ऑफ एडजॉर्बेट, नीचे होता है मास ऑफ एडजॉर्बेंट। मास ऑफ एडजॉर्बेट, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, ये x/m है। और ये इनवर्सली टू टेम्परेचर है। क्यों? इसका रीजन है बच्चे, बिकॉज इज इनवेरिएबली एक्सोथर्मिक। समझे भाई? अगर केमिकल की बात करो, हाँ जी, हाँ, सरफेस भी अनसैचुरेटेड हो, सरफेस एरिया, है ना। और इस पे आएगा हमारा, जब हम इसको एंड कर लेंगे ना लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को, तो फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन, उसमें लिखेंगे हम ये सारी बातें, ठीक है। अब सुनो कि अब जब मैं केमिकल एडजॉर्प्शन की बात कर रहा हूं, जब मैं केमिकल एडजॉर्प्शन की बात कर रहा हूं तो ये इनिशियली टेम्परेचर के डायरेक्ट है। बॉन्ड बनने ना बच्चे, अगर हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होता ना, काइनेटिक्स तो 12वीं में तो पढ़ा ही है। तो केमिकल काइनेटिक्स बोलता है कि एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होगी बॉन्ड बनाने के लिए। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, मेरी बात सुनो ना, तुम यहां तक पहुंचे हो तो टी
टी तो बोलना आता है ना, टी फॉर टेम्परेचर। तो ये आपके पास ऑलरेडी है, जिसको मैं बोलता हूं ये आपकी खुद की एनर्जी है। हम कोशिश करके आपको एक्टिवेशन एनर्जी देने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी टच कर गए, तभी तो तभी तो हर एक रिएक्शन के लिए लिखा होता है इधर एक्सो और एंडो, ऑल आर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इनिशियली बात हो रही होती है, अगर किसी भी रिएक्शन को तुम्हें आगे भेजना है तो इनिशियली टेम्परेचर एक्स बाई एम केमिकल एब्जॉर्प्शन था, एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एंड देन आफ्टर टेम्परेचर का ये इनवर्सली, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इस पे ग्राफ बनेगा थोड़ी देर में, पहले ये बढ़ता है फिर ये घटना शुरू, ये कॉन्टिन्यूसली, इसमें कोई बॉन्ड थोड़ी बना, इसमें कोई बॉन्ड थोड़ी बना, बोलो। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स में लिखा रहता है, मैं नाम बताऊं, उसका नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट, और वहां साफ लिखा है विद एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2 to 3। और जैसे ही मैंने क्या बोला, इनिशियली इफ यू वांट टू, मेरी बात सुनो ना, तुम्हें हाइड्रोजन क्लोरीन को रिएक्शन कराना, तुम्हें पता नहीं है कि ये एक्सो है कि एंडो है, तो तुम सबसे पहले बॉन्ड तो तोड़ोगी ना, एक्टिवेशन एनर्जी तो रीच करोगी ना। इसीलिए उसने लाइन लिखी ना जो कोलिजन थ्योरी में, केमिकल काइनेटिक्स में, विद एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कोफिशिएंट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2 to 3। तो वो सबके लिए लिख रहा है, उसने थोड़ी ओनली फॉर एक्सोथर्मिक, ऐसा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं लिखा हुआ। हाँ 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 हाँ, फिर तो कंपनसेशन चलता रहता है ना, कि जो एक्सो है वो तो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो उससे अपोज होती रहेगी, अगर एंडो है तो तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उससे सपोर्ट होती रहेगी, उसके बाद की कहानी है वो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आपको थर्ड पॉइंट इसका समझ में आ गया। चलो, रिवर्सिबिलिटी, तो मेरे भाई कौन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रखे हैं, वीक बॉन्ड है, दैट्स वाई डिसॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों होएगा, एडी एंड डिसॉर्प्शन दोनों चलेंगे। लेकिन जो ये है, ये प्योरली बॉन्ड बन चुके हैं, ये इरिवर्सिबल है। स्पेसिफिसिटी, अब सुनो, चारकोल ने इंक को भी एडजॉर्ब कर लिया, मिथाइलिन ब्लू को भी एडजॉर्ब कर लिया, जो शुगर के अंदर कलर था उसको भी एडजॉर्ब कर लिया, तो मेरे भाई फिजिकल एडजॉर्प्शन नेचर वाइज कैसा हो गया, नॉन स्पेसिफिक। लेकिन बताऊं मैं आपको कि अगर निकल हो तो ये हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करता है, आयरन हो तो नाइट्रोजन को एडजॉर्ब करता है, लेकिन वाइस वर्सा उल्टा नहीं हो सकता, उल्टा नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता। आयरन हाइड्रोजन एडजॉर्ब नहीं करता और निकल नाइट्रोजन एडजॉर्ब नहीं करता। तो अगर आप मेरी बात को समझ पाए तो इसको हमने क्या बोल दिया, स्पेसिफिक। उसने सिर्फ लाइन लिखी है, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, मैं आपको साथ साथ में विद एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं व्हाट मीन ऑफ स्पेसिफिक एंड व्हाट मीन ऑफ नॉन स्पेसिफिक। देखो ना, इसने कहा नॉन स्पेसिफिक है, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन कैसे, मैंने कहा जी जो आपके पास चारकोल है वो किसी गैस को भी एडजॉर्ब कर सकता है, क्लियर, वो किसी लिक्विड को भी एडजॉर्ब कर सकता है, वो किसी भी कलर को भी एडजॉर्ब कर सकता है, लेकिन जो स्पेसिफिसिटी इन द केमिकल है वो आपके पास, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो वो आयरन से एडजॉर्ब हुआ, निकल पे हाइड्रोजन एडजॉर्ब हुआ, उल्टा चल नहीं सकता, ये अपोजिट प्रोसेस इंपॉसिबल है। क्या आपको ये सारी बातें क्लियर हुई? इसको मैं 30 सेकंड में रिवाइज कर दूं, वीक फिजिकल 2040 एक्सो, टेम्परेचर का इनवर्स, वीक बॉन्ड ड्यू टू एडजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन दोनों हो सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट किसी भी एडजॉर्बेंट को जनरली एडजॉर्ब कर ही लेता है। इधर चलूं केमिकल के अंदर, स्ट्रॉन्ग है, हाई एनर्जी रिलीज हो रही है, इनिशियली टेम्परेचर से बढ़ेगा फिर घटेगा, नेचर वाइज रिवर्सिबल क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुके हैं, निकल हाइड्रोजन एडजॉर्ब करेगा नाइट्रोजन नहीं, और आयरन नाइट्रोजन एडजॉर्ब करेगा निकल हाइड्रोजन नहीं, अपोजिट नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। क्या आप क्लास में हैं? यस सर। होना भी चाहिए बच्चे, क्योंकि पर्टिकुलर आप सबसे नजदीक हो पेपर के, 12वीं वाले उतने नजदीक नहीं है, कई बार तो आलसी हो जाते हैं, तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए तुम्हें तो रहना भी चाहिए क्लास में। हाँ जी, छठे नंबर पे आ रहा हूं, बोलो। चारकोल ने
गैस भी एडजॉर्ब की, पीटी पीछे था ना ये वाला, गैस को भी एडजॉर्ब किया। इसी चारकोल ने कलर को भी एडजॉर्ब किया। इसी चारकोल ने रोज शुगर के येलो कलर को भी एडजॉर्ब किया। तो ये स्पेसिफिक हुआ कि नॉन स्पेसिफिक? नॉन स्पेसिफिक हुआ, किसी को भी एडजॉर्ब करे जा रहा है। क्लियर ना? लेकिन अगर मैं निकल की बात करूं, अगर आपने कभी हाइड्रो एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ा हो तो वहां रहता है कि हाइड्रोजनेशन करवाना हो तो निकल पीडीपीटी। तो इसका मतलब निकल पीडीपीटी एक स्टोरेज मीडिया ऑफ हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करते हैं। तो आयरन नाइट्रोजन को एडजॉर्ब करता है। तो इसमें क्या नेचर हुआ? स्पेसिफिसिटी का। क्लियर? अच्छा जी, कितनी लेयर्स बन सकती हैं? कहते जी कई सारी लेयर बन जाएंगी जब तक उसकी पूरा सैचुरेशन नहीं होएगा। जबकि इसके अंदर देखो तो बस जितनी वैलेंसी फ्री है उतना ही एडजॉर्प्शन होगा। एक्सटेंट डायरेक्टली टू द, ध्यान से सुनना भाई, अगर x बाई एम बढ़ाना है तो क्या करो? ईज ऑफ लिक्विफेक्शन, इसको थोड़ा सा और इजी करूं, है ना ये वैंडरवाल फोर्स, तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं वैंडरवाल फोर्सेस। ये थोड़ा सा ना स्टेट्सोमीटर से जुड़ेगा जाकर, ये थोड़ा सा वैंडरवाल फोर्सेस स्टेट्सोमीटर से जुड़ेगा। तो अभी बात चली रही है तो बोल ही देता हूं। अगर किसी को वैंडरवाल फोर्सेस बढ़ाने हो, किसी को वैंडरवाल, तो मोलिकुलर वेट बढ़ाओ, उसका साइज बढ़ाओ, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ाओ, क्योंकि जितने ये ज्यादा होंगे उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस बढ़ाओ। जितने ज्यादा ये होंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साइज, मोलिकुलर वेट, उतना वैंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगे। तभी तो लिखा हुआ है द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ईज ऑफ लिक्विफेक्शन। और ईज ऑफ लिक्विफेक्शन सुनो, हीलियम को, नियोन को, आपका पी ब्लॉक एलिमेंट 18th ग्रुप, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन, जिनोन एंड रेडोन, कोई बताएगा इजीली किसको लिक्विफाई कर सकते हो? कोई बताएगा इजीली किसको लिक्विफाई कर सकते हो? हाँ जी, रेडोन को लिक्विफाई करना सबसे आसान है क्योंकि इसका साइज लार्ज है, और जैसे इसको प्रेशर बढ़ाओगे सबसे पहले डिस्टोर्ट होएगा। बड़ा साइज जल्दी डिस्टोर्ट होता है, फाजांस में भी बताया था। तो वेंडरवाल फोर्सेस, मोलिकुलर वेट बढ़ गया, साइज बढ़ गया, एच बॉन्डिंग बढ़ गई, डाइपोल डाइपोल, इसी से इसका ईज ऑफ लिक्विफेक्शन भी बढ़ जाएगा। तो जितना गैस जल्दी लिक्विफाई होगी, मतलब उसके मोलिकुलर वेट ज्यादा है, या उसका साइज ज्यादा है, या उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, या उसकी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा है, उतना उसका एडजॉर्प्शन हो जाएगा। जबकि ऐसा यहां कोई रिलेशन नहीं है, नो कोरिलेशन, कहानी खत्म। क्यों पढ़े इसको फालतू में? कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी की नीड इसमें नहीं है, और यहां अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक्टिवेशन एनर्जी की नीड है। और सरफेस एरिया दोनों के लिए ही अच्छा है, दोनों के लिए इंक्रीज इंक्रीज। तो एंड में तो टाइम पास कर गया वो, काम की बातें यहां बड़ी अच्छी अच्छी थी। क्लियर? वीक लेस एनर्जी, स्ट्रोंग मोर एनर्जी। क्लियर? और टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा, वो इनिशियली घटेगा फिर बढ़ेगा, सॉरी इनिशियली बढ़ेगा फिर घटेगा। इसमें वीक बॉन्ड है तो एडजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन दोनों हो सकते हैं। ये इसीलिए केमिकल वाला इरिवर्सिबल है। जो स्पेसिफिसिटी है वो फिजिकल में हो ही नहीं सकती, वो किसी को भी एडजॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो निकल है वो हाइड्रोजन को और आयरन नाइट्रोजन को एडजॉर्ब करेगा। इसके बाद मेरे से पूछा गया लेयर्स कितनी बनती है, मैंने कहा जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं आता तब तक लेयर बनती रहेंगी, उसमें सिर्फ वैलेंसी फ्री, कहानी खत्म। एक्स बाई एम वेंडरवाल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ेंगे, उतना फिजिकल एडजॉर्प्शन बढ़ सकता है। जबकि केमिकल का ऐसा कोई रिलेशन उसे है नहीं, वैलेंसी फ्री नहीं है तो कोई एडजॉर्ब करेगा नहीं। उसका ये मतलब नहीं कि उसके अंदर ज्यादा वेंडरवाल फोर्स, ऐसा तो मांग ही नहीं रहा वो केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर। एक्टिवेशन एनर्जी की नीड फिजिकल में है नहीं, केमिकल में है। सरफेस एरिया दोनों डायरेक्टली चलते हैं। तो आपको जो वो किताब के वर्ड्स थे ना उसको नोट नहीं करना है, जो मैंने लिखे वर्ड्स वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जब फाइनल रिवीजन करने पे आओगे ना तो 1 घंटे 10 मिनट की क्लास को हाईएस्ट 7-8 मिनट में रिवाइज कर लोगे आप। और मान लो 3 या 4 क्लासें लगाते हैं हम लोग, तो ये चैप्टर आपका 30 मिनट में चला जाएगा।
और मैटर यही करता है कि आप कितना फास्ट रिवीजन कर रहे हो। लो जी, ये पेज रह गया था हमारा, इसके बारे में बात कर रहा हूं। उसने कहा जी क्या किसी फिजिकल एड्जॉर्प्शन को, ये आईआईटी का क्वेश्चन था, क्या किसी फिजिकल एड्जॉर्प्शन को केमिकल एड्जॉर्प्शन में कन्वर्ट कर सकते हो? उसने कहा हाँ जी, फिजिकल एड्जॉर्प्शन को केमिकल एड्जॉर्प्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? क्लियर? उसने कहा जी हाँ कर सकते हो फिजिकल एड्जॉर्प्शन को केमिकल में, टेम्परेचर में चेंज करके। मेरे साथ टिकोगे तो बात समझ में आ जाएगी। क्लियर? ये आयरन है, यहां नाइट्रोजन है, वैसे आगे भी एग्जांपल है इसका। ये वेरी लो टेम्परेचर पे, ये वेरी लो टेम्परेचर पे, और वेरी लो टेम्परेचर पे कौन फेवर करता? अगर आप बोल दोगे फिजिकल या केमिकल तो मुझे थोड़ा सा लगेगा कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको। वेरी लो फिजिकल, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होएगा, और जैसे ही टेम्परेचर आप 25 डिग्री लेकर आओगे तो आयरन ने नाइट्रोजन को एड्जॉर्ब नहीं किया, कोई एड्जॉर्प्शन नहीं होता इस टेम्परेचर पे। लेकिन अगर टेम्परेचर 400-500 केल्विन पे ले जाओ, बढ़ा दो। क्लियर? अगर टेम्परेचर 400-500 केल्विन पे ले जाओ, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो फिर नाइट्रोजन के बॉन्ड ब्रेक होंगे और आयरन की सरफेस पे फ्री वैलेंसी से उसका क्या हो जाएगा आपके पास? केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो किसी क्वेश्चन का जवाब अगर देना हो, क्या आप किसी फिजिकल एड्जॉर्प्शन को केमिकल एड्जॉर्प्शन में बदल सकते हो? तो आपका आंसर होना चाहिए यस। वो बोलेगा तरीका बताओ, मेथड बताओ, तो आप बोलोगे मेरे पास तरीका है, मैं टेम्परेचर बढ़ाकर इस प्रोसेस को प्रोसीड कर सकता हूं। पक्की बात ना? Yes. अब इसको पढ़ना, ये लिखा हुआ, इफ एक्यूमुलेशन of gas on the surface of a solid occurs on account of weak van der Waal, इसका नाम को दे दिया फिजिकल, when the gas molecule or atoms are held by solid surface by chemical bond, नाम दे दिया केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो मुझे लग रहा है इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि इसमें क्या खास बात है, देखने से लग रहा पता नहीं क्या बताया, फिर मैंने तरीका बता दिया, हाउ कैन यू कन्वर्ट द फिजिकल टू केमिकल। ये रहा, पढ़ना बच्चे इसको 30 सेकंड लगाकर जल्दी से, फिर आप इसको नोट ही नहीं करोगे, सर ने पढ़ा दिया, ये ऑलरेडी क्लियर है। देखो अगर रूम टेम्परेचर है ना, तो हमारे आसपास इतने आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने चारों तरफ लोहा ही लोहा है। अब थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में एल्यूमिनियम यूज करने लगे, तो आयरन ऐसे थोड़ी है, एट 78% नाइट्रोजन सारी एड्जॉर्ब भी कर गया, तो 25 डिग्री पे कोई एड्जॉर्प्शन नहीं होता, याद करने का तरीका है। सो गई क्या? And पक्का? yes. चलो, अब मुझे वो बता रहा है कि डेल्टा एच पॉजिटिव भी होता है, कुछ एग्जाम्पल दे रहा है, डेल्टा एच पॉजिटिव के कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, एड्जॉर्प्शन की एंथैल्पी एंडोथर्मिक है, इसके एग्जाम्पल। 20 मिनट बच्चे हैं बच्चे क्लास में हमारे, क्लियर? 21 मिनट्स एग्जैक्ट। सुनो, इन सम केसेस केमिजॉर्प्शन में बी एंडो, मैंने बोला नीचे में लिखूंगा वही काम की बात होगी। केमिजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन एज हाइड्रोजन एटम ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास। लो जी, ये मेरे पास ग्लास सरफेस है, ये मेरे पास ग्लास सरफेस है, यहां मेरे पास हाइड्रोजन है, और ग्लास की सरफेस पे हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो गया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखो तो हाइड्रोजन के दो टुकड़े हुए, यहां डेल्टा एच ना, डेल्टा, मेरी गलती, डेल्टा एस, डेल्टा एस, डेल्टा एस, डेल्टा एस, एंट्रोपी बढ़ गई। एंट्रोपी कैसे बढ़ती है पता है ना? नंबर ऑफ मोलिक्यूल बढ़ने से, तो इसकी एंट्रोपी बढ़ गई, इसकी एंट्रोपी बढ़ गई। तो अब आपके पास पता तो था ही कि ग्लास की सरफेस पे हाइड्रोजन अपने आप ही एडजॉर्ब हो रहा है, तो वहां फेवर करने वाला कौन था? ये तो नेगेटिव था ही, लेकिन इसने पंगा डाल दिया, ये पॉजिटिव हो गया, तो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव होना ही फेवरेबल हो पाएगा। तो अगर मेरी बात को लिटरली तुम्हारे दिमाग में लिया तुम लोगों ने कि हाइड्रोजन जब ग्लास की सरफेस पे एडजॉर्ब हुआ तो वो एंडोथर्मिक था, तो भाई फेवर कौन करेगा उसको? उसको फेवर करेगा इंक्रीजिंग एंट्रोपी।
लो जी, बट इन केस एज हाइड्रोजन चेंज एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव एंड सफिशिएंट टू डोमिनेट ओवर स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। ऐसे एग्जांपल और आपके दिमाग में सेट करना चाहते हो तो ये मेरे पास एक सरफेस हुई, क्लियर। यहाँ कोई सॉलिड मेरे पास ईएनटी एडजॉर्बेंट है, उस पे मैंने हाइड्रेटेड सोल्यूट ले लिया। अगर ना समझ में आए तो जैसे आपके पास फिर मोहर सोल्ट होता है, जैसे आपके पास एलम होता है, हाइड्रेटेड सोल्ट। ठीक है जी। तो इसमें भी क्या हुआ, मान लो ये तुम्हारे पास ना ऐसे था, K2SO4 Al2 SO4 होल थ्राइस 24 वोटर। तो इसके अंदर तो ये ऑर्गेनाइज थे। अब होएगा क्या, जब ये सरफेस पे जाकर पानी एडजॉर्ब होएगा तो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म रेंडमली हो गए। तो यहां भी डेल्टा एस क्या हो गया, बढ़ गया। ये कह रहा है व्हेन हाईली हाइड्रेटेड सोल्यूट्स आर एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट दे आर अकम्पेन्ड बाय लार्ज इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, लार्ज इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। ये लो, यहां भी डेल्टा एच पॉजिटिव है। और फिर मुझे कहना है अगर पेपर में आता है ऑलवेज एक्सो तो आपको कहीं दिक्कत नहीं है, ऑलवेज पे यस टिक मार दो। लो जी, अब लोग बड़ा इजी काम हो गया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन। ये जितना पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको मैं बड़ा सिंपल कर रहा हूं, एक्स बाई एम। हेडिंग जरूर नोट कर लेना, नेचर ऑफ द गैस मतलब एडजॉर्बेट, एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी। कहते ये क्या होता है, मैंने कहा जी वेंडरवाल फोर्सेस। उसने कहा ये कैसे बढ़ते हैं, मैंने कहा जी साइज बढ़ाओ मॉलिक्यूल का। ये कैसे, ये तो जैसे आपके पास अनब्रांच्ड ब्रांच में से साइज अनब्रांच्ड का ज्यादा है, या फिर मोलिकुलर वेट बढ़ाओ, नहीं बढ़ रहा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ाओ। तो अगर आप चेक करना चाहते हो तो एग्जांपल ज्यादा मस्त रहेगा ना। ये लो जी, जो SO2 है 64 मोलिकुलर वेट है, ये 17 होकर भी सेकंड नंबर पे आ गया क्योंकि क्या कर रहा है, एच बॉन्डिंग। ये 36.5 मोलिकुलर वेट का है लेकिन स्लाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी कर रहा है। ये बेचारा लीनियर था, डाइपोल मोमेंट 0 है, ये 44 मोलिकुलर वेट है बस। और यहां मिथेन तो बेचारा 16 है, ये 28 है, क्लियर। और ये तुम्हारे पास 28 है, ये तुम्हारे पास 2 है। तो इसमें कोई रैंडमनेस नहीं है। इसमें हमें फेवर किस बात का मिला, अगर किसी मॉलिक्यूल का साइज लार्ज नहीं हो पा रहा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो डोमिनेंट करेगी क्योंकि पोलैरिटी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। आपने किया क्या है वैसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर है। SO2 ज्यादा एडजॉर्ब हुआ, अमोनिया थोड़ा कम हुआ, HCl थोड़ा कम हुआ, CO2 और कम हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जितना वेंडरवाल फोर्सेस ज्यादा होंगे वो बढ़ेंगे कैसे, साइज से या मोलिकुलर वेट से या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम सुना होगा पहले, हाँ जी हाँ जी। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9-10 कार्बन की एक चेन है। ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 ही था शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 ही है। लेकिन अब ये अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड का सरफेस एरिया तुम खुद बताओगे बच्चे, मोलिक्यूल कैसा है, लार्ज है। जैसे तुमने इसकी ब्रांचिंग करवा दी ये स्मॉल हो गया। ऐसे ना धीरे 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 शेप में सिमटते रहते हैं। ये जितनी ब्रांचिंग करोगी उतना ये छोटे होते चले जाएंगे। और टीसी मतलब होता है 8A/27 RB, ये स्टेटसोमीटर का है। और ये जो ए है ना, ए, ये इंडिकेट करता है वेंडरवाल। कौन है भी, किशोर कुमार, लो जी। तो नेचर ऑफ द गैस एडजॉर्बेट, ये तुम्हारी समझ में आ गया होगा शायद।
चलो, लो जी, इस पे सिर्फ एक लाइन है, सरफेस एरिया। अब एडजोर्बेट से एडजोर्बेंट पे आ गए हो। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बाई एम, किसका? एडजोर्बेंट का। अब सरफेस एरिया कई बार ना बढ़ाने के तरीके बताते हैं हम लोग कि सरफेस एरिया बढ़ाओगे कैसे। तो सरफेस एरिया बढ़ाने का तरीका पता है क्या होता है? या तो आप उसको स्प्लिट कर दो, डिवीजन कर दो, छोटे छोटे टुकड़े कर दो। क्लियर? डिवीजन, जितने टुकड़े हो जाएंगे ना, फाइनली डिवाइडेड ऐसे होता है ना, फाइनली डिवाइडेड। क्लियर? तो फाइनली डिवाइडेड का मतलब क्या हुआ? उसका सरफेस एरिया आपने बढ़ा दिया। या हो सकता है रबिंग कर दो, मैकेनिकल रबिंग। कभी किसी फेस्टिवल पे या कोई मैरिज वैरिज हो आपके घर में, तो आप ना व्हाइट वॉश करवाते हो या फिर पेंट वेंट करवाते हो ना घर में, तो वहां आप ना एक्चुअली उससे पहले ना उससे पहले रबिंग करते हो किसकी? वॉल्स की। उसका सरफेस एरिया बढ़ाकर कलर इजीली एडजॉर्ब हो जाएगा उस पर। yes, क्लियर? सैंड पेपर लेकर ना उसकी रबिंग करते हैं, रबिंग, जो पेंटर होएगा रबिंग करके उसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं वो लोग। क्लियर? या फिर एक हो सकता है कि अगर टेम्परेचर राइज कर दो तो जो प्री एडजॉर्ब्ड सबस्टांसेस है वो डिसोल्व हो जाएंगे। प्री एडजॉर्ब्ड एस्केप कर जाएगा और इससे सरफेस एरिया इसका बढ़ जाएगा। देखो ना, एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट जो मैंने लिखा, मैं बार बार बोलता हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही काम आएगा तुम्हारी। एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट इंप्लाइज इंक्रीजिंग इट्स एडजॉर्बिंग पावर। दिस इज डन बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, ऑल्सो द नंबर ऑफ पोर्स और वेकेंट साइड, ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव साइड्स पर यूनिट एरिया। दिस कैन बी कैरिड आउट इन नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज में एक्टिवेशन कैसे करोगे? क्लियर? आपने क्या बताया? हिटिंग करके। आपने क्या बताया? फाइनली डिवीजन करके। देखो ना, इसका डिवीजन किया तो इसकी वैलेंसीज बढ़ गई। इसको टोटल घर बैठ के गिनना कभी, और यहाँ अगर इसकी वैलेंसीज बढ़ गई हैं, यहाँ 16 साइड थी अब 24 साइड हो गई हैं, तो मैंने फालतू में इस टाइप का पंगा लिया ही नहीं। बच्चों को डिवीजन, अब मैं तो नीट में और 12वीं में भी कैसे आएगा अगर, तो डिवीजन मतलब ठीक है, टुकड़े कर दो। क्लियर ना? टैबलेट खाओ, टैबलेट का पाउडर बना के खाओ, तो उसमें से टैबलेट का पाउडर जो है, जितनी भी मेडिसिन हैं, सिर्फ जितने भी आ रहे हैं, सब वो कोलोइडल फॉर्म में आ रहे हैं, और कोलोइड का सरफेस एरिया हाई होता है। तो एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ाना, डिवीजन करा दो, रबिंग कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो। तो पहला टेम्परेचर बढ़ाने का बताया था, दूसरा डिवीजन का बता दिया, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। तीसरा ये बता, एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो वही वापस बोलने जा रहा है। क्लियर? ये बात अगर आपको क्लियर हो रही है यहां तक, बोलो जी। स्लाइड दिखा दो, ये स्टार्टिंग वाले सारे फैक्टर्स हैं, ये वाला पीछे वाले। हाँ जी सर, थैंक यू। ये वाली बच्चे, चलो। फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन में सबसे पहला था आपके पास नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, फिर था नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। अब मैं आ गया हूं किस पर? टेम्परेचर पर। ध्यान से सुनना, ये तीसरा फैक्टर है। और आपको बताया था अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा हो एक्स बाई एम, डायरेक्टली की जगह पर क्या हो जाएगा? इनवर्सली, फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए। और केमिकल के लिए इनिशियली बढ़ेगा, बाद में घटेगा। एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब इसको पढ़ने की नीड है ही नहीं, सारा का सारा प्रोसेस यही है। इसने लिखा ना, इन केमिजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस विद राइज इन द टेम्परेचर एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। वो तो मैं बोल ही रहा हूं कि अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हो, एक्स बाई एम इनिशियली ये होएगा जो पहले लिख चुका हूं मैं, उसी बात को रिपीट कर रहा है। तभी तो कह रहा हूं कि इसको ध्यान से सीखो। एंड देन आफ्टर ये होएगा, और इसको तुम क्या बोल रहे हो? केमिकल एडजॉर्प्शन। ये पीछे भी लिखा था हमने, और यहां तक तो वही बात लिखी उसने। क्यों जी? नहीं नहीं नहीं, सबस्टांस पे डिपेंड करता है बच्चे, आप तो ये कह ही नहीं सकते ना। कैसे कह सकते हो ये बात? मेरे पास सबस्टांस है, उसका जो केमिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है, किसी में हाइड्रोजन नाइट्रोजन लेके चल रहे हो, किसी में आप लोग सिंपल हीलियम लेके चल रहे हो, बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करेगा। आप ये तो कह ही नहीं सकते। किसी के लिए 10 डिग्री भी हो सकता है, किसी के लिए 50 डिग्री हो सकता है, किसी के लिए 500 डिग्री भी हो सकता है। हम कैसे कह सकते हैं?
हम तो कह ही नहीं सकते, डिपेंड्स ऑन कि आप किस पे करवा रहे हो, इसकी कोई रेंज ही नहीं है। जैसे मैं बात बोलता हूँ ना मेटलर्जी में कि कार्बन इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर एंड कार्बन मोनो इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट एट लो टेम्परेचर। कोई बच्चा बोलेगा लो, मैंने कहा आयरन की मेटलर्जी में 800 पे कार्बन अच्छा है, कॉपर की मेटलर्जी में हो सकता है वो 400 भी अच्छा हो, डिपेंड कर रहा है। हाँ ये जरूर है, कार्बन हाई टेम्परेचर पे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है मेटलर्जी में, और कार्बन मोनोऑक्साइड लो टेम्परेचर पे अच्छा रिड्यूसिंग है। डिपेंड्स कि आप मेटलर्जी किसकी पढ़ रहे हो, ठीक है ना। चलो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जहां छोटे मोटे न्यूमेरिकल बनेंगे। अब आपने टेम्परेचर तो कर दिया कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर कर दिया आपने कांस्टेंट, ये तो ग्राफ हो चुका, टेम्परेचर कर दिया कांस्टेंट। अब आप चौथा फैक्टर लेकर आए हो, अब आप चौथा फैक्टर लेके आए हो जिसको बोलते हो प्रेशर, ठीक है जी। तो एक्स बाई एम प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे, एक्स बाई एम प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे, एक्स बाई एम प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। टिक कर मेरी बात को सुन लेना। अगर मेरे पास इनिशियल स्टेज हो, हेनरीज अगर याद आए, तो प्रेशर बढ़ने से एक्स बाई एम बढ़ता है, लीनियरली बढ़ता है। लेकिन इंटरमीडिएट रेंज में आकर थोड़ा सा पेट भर गया इसका, अब एक्टिव साइट्स कम हो गई, तो ये कम हो गया। अब मतलब इसका ग्राफ अब धीरे 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 जस्ट पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस होने लगेगा। और जैसे ही तुम सैचुरेशन प्रेशर पे पहुंचोगे, क्लियर, जैसे ही प्रेशर तुम हाई करोगे, इसको बोलते हो सैचुरेशन पॉइंट। हर एक किसी की एक सोल्यूबिलिटी, हर एक किसी की एक्टिव साइट्स होती हैं। अगर मेरे हाथ की सारी एक्टिव साइट भर दो, तुम प्रेशर कितना ही बढ़ा लो, ऐसे थोड़ी है फिर एक्स बाई एम बढ़ेगा। सिंपल सोच के देखो इस बात को। तो इसी चीज को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है प्रेशर के अंदर, और फिर समझाना शुरू किया टेम्परेचर कांस्टेंट करके, टेम्परेचर कांस्टेंट करके, जो साइंटिस्ट का नेम है FRENEU, FREUNDLICH, इट इज प्रोनाउंसिएट एज फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। वापस सुनो क्या कर रहे हो। पहली बात क्या थी जी, पहली बात थी अ फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस बाय द सॉलिड्स है। पहला नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, चलो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा एडजॉर्प्शन कम फिजिकल में, टेम्परेचर ज्यादा तो बढ़ा केमिकल, फिर बढ़ा तो कम हुआ, क्लियर, वो आपके पास टेम्परेचर। अब मुझे उसने कहा चौथा इफेक्ट स्टडी करवाओ, मैंने कहा कौन सा जी, दैट इज नोन एज प्रेशर। तो अगर आपको ये ग्राफ समझ में आए, ये फिजिकल का था, टेम्परेचर बढ़ता गया ग्राफ गिरता गया, ये केमिकल का था, पहले बढ़ा फिर क्या हुआ, घटा, ठीक है जी। अब मुझे करना है प्रेशर का स्टडी, तो प्रेशर की स्टडी में करवा ही रहा था, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, प्रेशर का स्टडी हो रहा है। शुरू शुरू में बड़ा हाई लेवल पे एडजॉर्प्शन चलेगा, धीरे धीरे एडजॉर्प्शन कम होएगा, क्योंकि सरफेस सरफेस जो थी वो सेटिस्फाई हो गई है। यहां एक्टिव साइट ज्यादा थी, एक्सप्लेनेशन है ये, एक्टिव साइट्स ज्यादा है, यहां एक्टिव साइट्स थोड़ी कम हो गई। भूख लगी हो ना जब, तो शुरू शुरू में फटाफट खाते हैं हम लोग, फिर धीरे धीरे स्लो जाते हैं, और एंड में अगर आपकी फेवरेट चीज आपके घर वाले बाद में बताएं आपको, तो आप बोलते हो पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया, मेरे को ये भी बना हुआ था घर में ना। तो ये धीरे धीरे स्लो हो गया, यहां लेस हो गई, और यहां एक्टिव साइट्स बिल्कुल क्या हो गई, जीरो हो गई। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो, बिल्कुल हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ। Yes, sir. तो इसको बोलते हैं फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म, आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट करके प्रेशर का स्टडी कर रहे हैं। और जितना भी इसमें लिखा गया वो मैंने पीछे लिख दिया है, इसको बोलते हो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये देखो जी, अब ना ग्राफ इजीली समझ में आएगा तुम लोगों को। ये मैंने ग्राफ प्लॉट करना शुरू किया, यहां मैंने प्रेशर लिया, यहां मैंने एक्स बाई एम लिया, इनिशियली इनिशियली इस लेवल तक वो डायरेक्टली है, धीरे धीरे फ्लैट होना शुरू हो गया, और यहां आकर सैचुरेशन आ गया। ये x बाई एम डायरेक्टली टू p है, ये x बाई एम p पावर 1 बाई n है, और यहां आते आते p पावर क्या हो गया, 0। अगर आप मेरी बात को लिटरली फॉलो कर रहे हो तो इसको क्या बोल दिया, सैचुरेशन प्रेशर। यह प्रेशर है, यह एक्स बाई एम है, और टेम्परेचर आपने क्या ले रखा है,
कांस्टेंट, इसका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बना लेंगे अब हम लोग, यूनिवर्सल फॉर्मूला। क्लियर? उसमें बस n की वैल्यू बदलते रहना। यूनिवर्सल फॉर्मूला बना रहे हैं जी, x बाई एम इज इक्व टू के पी पावर 1/n। इस n की वैल्यू 1 कर दो तो ये इनिशियल रेंज में आ जाएगा। उसके बाद n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड तक ले जाओ, जितनी ले जा सकते हो, तो ये इंटरमीडिएट रेंज में आ जाएगा। क्लियर ना? और जैसे ही 1 बाय इनफाइनाइट किया, जब सैचुरेशन की बात आ गई तो ये फ्री हो गया, मतलब अब इंडिपेंडेंसी आ गई। अब आपने मेरे साथ में आयनिक इक्विलिब्रियम कर रखा है, मैं इसको log x बाय एम log k प्लस 1/n log p लिख सकता हूं। कंफ्यूजन हो बात जरूर कर लेना, क्योंकि जब तक नहीं पूछोगे तब तक सब्जेक्ट डेवलप नहीं होएगा। log x बाई एम log k इंटू था तो प्लस 1/n पावर तो मल्टीप्लाई log p। अगर अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करें फर्दर, यहां log x बाई एम है, यहां log p है, ये इंटरसेप्ट बनेगा। इंटरसेप्ट के बाद इसका काम भी हो गया, इसका काम भी हो गया, इसका काम भी हो गया। तो अब जो स्लोप आएगा 1/n, और यहां ये थीटा है, तो tan थीटा की वैल्यू जो पेपर वाला दे देगा उससे मेरा 1/n फिक्स हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू जो पेपर वाला दे देगा वो बोलेगा 30 डिग्री पे है, तो tan 30 इज इक्वल टू 1/n, तो 1/n की वैल्यू पता चल जाएगी। और यहां जो लिखा हुआ है ये वाला, ये इंटरसेप्ट है और ये फिक्स वैल्यू है, इसको बोलते हो log के। इंटरसेप्ट समझते हो ना, कि प्रेशर बढ़ाए गए बढ़ाए गए बढ़ाए गए, एक्स बाई एम में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू आने के बाद फिर वो इंक्रीज करना शुरू किया, उसको बोलते हो इंटरसेप्ट। log के इज द इंटरसेप्ट। इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल मेरे दिमाग में आ रहा है, ध्यान से सुनना भाई। उसने कहा फाइंड एक्स बाई एम, मैंने कहा ठीक है जी निकाल लेंगे। प्रेशर 5 atm, मैंने कहा ओके। उसने कहा जो आपके पास स्लोप है, मतलब जो वैल्यू है, उसने इवन ये ग्राफ में ही लिखा हुआ था 45। क्लियर? और यहां जो है, मतलब ग्राफ के अंदर ही log x बाई एम log p, और इस जगह पर वैल्यू दे रखी है 0.3010। इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रखी है, इंटरसेप्ट की। आपसे कह रहा है एक्स बाई एम निकाल लो, तो थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करना है आप। मैं इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं, हो सकता है आपने इसका आंसर बना भी लिया हो। सबसे पहले 1045 इज इक्वल टू 1/n इज इक्वल टू 1। 1045 1, शुक्र है। क्लियर? अब मुझे x बाई एम निकालना है अगर, तो मेरे पास k की वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं सॉल्यूशन के अंदर log k इज इक्वल टू 0.3010, इतना मगजमारी तो तुमने उसके अंदर कर ही ली है। चैप्टर का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो ये k की वैल्यू हो गई। p की वैल्यू पेपर वाले ने 5 दे रखी है और पावर 1 है, तो x बाई एम की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10। किसी को वापिस तो नहीं समझना इसको? 1n जो आपके पास प्रेशर बढ़ने के साथ साथ एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 1/n फ्रैक्शनल भी हो सकती है। यूं सोचो ना यार, कि जब भी तुमने प्रेशर बढ़ाया, जब कुछ एडजॉर्ब नहीं हो रखा था, तो उस टाइम पे एक्टिव साइड ज्यादा थी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी था, मतलब 1 था, मतलब डायरेक्टली जितना तुम प्रेशर बढ़ा रहे थे उसी रेशियो में एक्स बाई एम बढ़ रहा था। लेकिन जैसे तुमने इंटरमीडिएट रेंज में लेकर चले, तो जितना तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो उस रेंज में एक्स बाई एम नहीं बढ़ रहा। तो ये एक वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है जिसमें एडजॉर्प्शन की एक्सटेंट डिटरमाइन होगी। एंड दिया ना अभी 1045,
1045 दिया ना, अब 1030 दे देता तो 1/n फिर फिक्स हो जाता। ठीक है भाई, चलो ये सारा डिस्कशन मैंने कर लिया आपसे, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। ठीक है, और ये ग्राफ व्राफ सब बन गए। ये एक एक्सपेरिमेंट आ गया, ये सेम ही क्वेश्चन आ गया, ये भी डन हो गया। ये सब क्वेश्चन ही था ना, अगला हिस्सा क्लियर। ये है एक एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस। इसके लिए पता है फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स बाई एम, हेडिंग बस एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस है। एक्स बाई एम के, पी कट जाएगा, क्लियर, उसकी जगह के और कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ जाएगी पावर 1/n। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से एक्स बाई एम बढ़ेगा। बस एक छोटा सा काम आपको इसमें देखना है, ये सब डन है, ये भी न्यूमेरिकल है, ये वाला ना छोटा सा काम देख लेना, नहीं तो मैं ही करवा दूंगा आपको। एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन कल एक रिवीजन करेंगे सबसे पहले 5 मिनट का, आप भी पढ़ के आना बच्चे। और मोस्ट प्रोबेबली ये कि आपने जो हाँ जी ओके एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन पढ़ सको तो ठीक है, नहीं तो मैं ही करवा दूंगा। इससे पहले जो करवाया वो जरूर पढ़ लेना, एडजॉर्प्शन बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा आपका।